नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ हमशा शमीम। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को शनिवार यानी 20 जुलाई को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सही डाइट नहीं लेने का आरोप लगाते हुए उनकी तबीयत का जिक्र किया है। प्रधान सचिव ने कहा है कि केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी ले रहे हैं। रिपोर्ट्स मिली है कि उन्होंने 6 जून से 13 जुलाई तक 3 बार के खाने में कम कैलोरी की डाइट ली है। इस कारण उनका वजन कम हो रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 12 जुलाई को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। इस बीच 26 जून को सीबीआई ने उन्हें शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने 13 जुलाई को बताया था कि जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का लगातार वजन घट रहा है। उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद से अब तक केजरीवाल का करीब 8.5 किलो वजन घट गया है। ये गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। उन्होंने कहा कि 21 मार्च को गिरफ्तारी के समय केजरीवाल का वजन 70 किलो था, जो अब घटकर 61.5 किलो रह गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जेल में रहने के दौरान नींद में 5 बार उनका शुगर लेवल गिरकर 50 तक आ चुका है। सोते समय अचानक शुगर लेवल गिरता है तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण बहाली के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हिंसा जारी है। इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ओबेदुल कादर ने शुक्रवार यानी 19 जुलाई देर रात कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिंसा काबू करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। शुक्रवार को पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसमें 105 लोग मारे गए हैं और 2500 से ज्यादा घायल हुए हैं। बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच अब तक 405 भारतीय स्टूडेंट अपने घर लौट आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को नरसिंगड़ी जिले में एक जेल पर धावा बोल दिया था। उन्होंने सैकड़ों कैदियों को जेल से छुड़ाने के बाद वहां आग लगा दी थी। इससे पहले गुरुवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी बीटीवी ऑफिस के कैंपस में घुस आए और 60 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी। उसी दिन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बीटीवी को इंटरव्यू दिया था। साथ ही आपको बता दें कि मेघालय के सीएम ने बताया कि बांग्लादेश के ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज में करीब 36 छात्र फंसे हुए हैं। हम वहां के अधिकारियों के संपर्क में हैं। कॉलेज और उसके आसपास की स्थिति ठीक है। हालांकि स्टूडेंट्स के माता पिता वहां के हालात को लेकर चिंता में हैं। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से 109 दिन पहले ही रिपब्लिकन पार्टी प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप बाजी मारते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने मिलवॉकी में गुरुवार रात कन्वेंशन में कार्यकर्ताओं के उत्साह के बीच टिकट पाया। शुक्रवार सुबह ट्रंप के लिए एक और खुशखबरी आई है। रियल क्लियर पॉलिटिक्स के पोल के मुताबिक ट्रंप ने 7 बड़े राज्यों में बाइडेन पर 57% वोटों की बढ़त बना ली है। बाइडेन 20% वोट हासिल कर पाए हैं। इन राज्यों में मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना और जॉर्जिया है। पिछली बार बाइडेन ने नॉर्थ कैरोलिना को छोड़कर सभी में जीत हासिल की थी। इस पोल के बाद संभावना जताई जा रही है कि ट्रंप 1980 में रिपब्लिकन रोनाल्डो रीगन की 44 राज्यों में जीत के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। इस बीच सूत्रों के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बाइडेन की कमजोर पड़ती दावेदारी को देखकर राष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कमला ने उपराष्ट्रपति के लिए संभावितों के रूप में सीनेटर मार्क केली, गवर्नर एडी बेशियर और रॉय कपूर का नाम शॉर्टलिस्ट किया है। जल्द ही बड़ा ऐलान हो सकता है। ट्रंप ने शुक्रवार को ऐलान करते हुए कहा कि मेरे राष्ट्रपति बनने तक अगर अमेरिकी बंधकों को रिहाई नहीं हुई तो दोषियों को गंभीर तबाही भुगतनी पड़ेगी। दरअसल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के वक्त हमास ने कुछ अमेरिकियों को भी बंधक बनाया था। डेमोक्रेटिक प्रत्याशी राष्ट्रपति बाइडेन अब भी अपनी उम्मीदवारी पर अड़े हैं। कोरोना के कारण आइसोलेशन में रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा, मैं अगले हफ्ते चुनाव मैदान में लौटूंगा। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाइडेन के खिलाफ बयान देने के बाद उनकी पत्नी मिशेल ओबामा की डेमोक्रेटिक दावेदारी के दौर पर चर्चा तेज हो रही है। दुनिया भर में शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट में क्राउडस्ट्राइक अपडेट के कारण कंप्यूटर सिस्टम प्रभावित होने के बाद अब बिजनेस और सर्विसेज धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। भारत के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि सुबह 3 बजे से सभी एयरपोर्ट और एयरलाइन सिस्टम नॉर्मल रूप से काम करने लगे हैं। अब फ्लाइट ऑपरेशन सही हो गया है। कल की रुकावटों के कारण कुछ बैकलॉग है जो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि दोपहर तक सभी इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। हालांकि अभी भी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित अन्य एयरपोर्ट से फ्लाइट प्रभावित होने की खबर आ रही है। वहीं अमेरिकी एंटीवायरस कंपनी क्राउडस्ट्राइक के सीईओ
जॉर्ज कर्टिस ने परेशानी के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, लेकिन सभी सिस्टम सामान्य रूप से चलने में कुछ समय लग सकता है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, क्राउडस्ट्राइक सभी प्रभावित कस्टमर्स और पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करना जारी रखे हुए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सिस्टम बहाल हो जाएं। दरअसल क्राउडस्ट्राइक की ओर से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूजर्स को दिए गए एक सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुई ये दिक्कत आई थी। इससे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले दुनिया भर के करोड़ों सिस्टम की स्क्रीन नीली हो गई और कंप्यूटर ऑटोमेटिक स्टार्ट होने लगे। दुनिया भर में एयरपोर्ट, फ्लाइट, ट्रेनें, हॉस्पिटल, बैंक, रेस्टोरेंट, डिजिटल पेमेंट, टीवी चैनल से लेकर सुपरमार्केट जैसी जरूरी सेवाएं रुक गई थी। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच भारतीय सेना ने लगभग 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो को तैनात किया है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि जम्मू रीजन में पाकिस्तान के 50 से 55 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ये भारत में फिर से टेरर नेटवर्क एक्टिव करने के लिए घुसे हैं। सेना को इससे जुड़े इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं, जिसके बाद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। इंटेलिजेंस एजेंसियां भी आतंकियों का समर्थन करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक जम्मू में घुसपैठ कर रहे आतंकी हाई लेवल ट्रेनिंग लेकर आए हैं। उनके पास आधुनिक हथियार और उपकरण है। सेना इन आतंकियों की तलाश और उन्हें खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी जम्मू जा रहे हैं। वे सेना के अधिकारियों के साथ जम्मू में बढ़ रही आतंकी घुसपैठ की घटनाओं को लेकर मीटिंग करेंगे। आतंकियों से मुकाबला करने के लिए सेना पहले ही 3500 से 4000 सैनिकों की अपनी ब्रिगेड उतार चुकी है। इसके अलावा जम्मू में सेना के पास पहले से ही एक काउंटर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रोमियो और डेल्टा फोर्सेस के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल की 2 फोर्सेस शामिल हैं। बात करें तो 2020 तक जम्मू रीजन में काफी सुरक्षा बल तैनात था। हालांकि गलवान एपिसोड के बाद चीनी आक्रामकता का जवाब देने के लिए यहाँ की सेना को हटाकर लद्दाख भेज दिया गया था। आतंकियों ने भारत के इस कदम को मौके के रूप में भुनाया और अपना आधार कश्मीर के जम्मू में शिफ्ट किया। यहाँ इसका पुराना इलाका नेटवर्क पहले से ही था, जिसे एक्टिव करना था। जम्मू में आतंकी घटनाएं सांप्रदायिक रंग भी ले सकती हैं। यहाँ कश्मीर के मुकाबले जनसंख्या घनत्व कम है और सड़क संपर्क सीमित है। बड़ा इलाका पहाड़ी है, इसलिए आतंकियों को यह मार गिनाने में समय लग रहा है। रूस की जेल में 479 दिनों से कैद अमेरिकी पत्रकार इवान ग्रेस्कोविच को 16 साल जेल की सजा सुनाई गई है। रूस की कोर्ट ने इवान को जासूसी के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट के दस्तावेज के मुताबिक इवान अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का एजेंट है, जो रूस के यूराल शहर में एक मिलिट्री टैंक फैक्ट्री की जासूसी करते पकड़ा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इवान को पहले येकातेरिनबर्ग के यूराल शहर में 3 दिन तक कमरे में बंद किया। इसके बाद उसे कोर्ट के सामने पेश किया गया। इवान को मार्च 2023 में यूराल में रिपोर्ट के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वह अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का पत्रकार है। 30 साल पहले शीत युद्ध खत्म होने के बाद ये पहली बार है जब रूस में किसी अमेरिकी पत्रकार को सजा सुनाई गई है। कोर्ट के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि इवान को इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि वह एक अमेरिकी नागरिक है। इससे पहले रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी FSB ने आरोप लगाया था कि इवान ने अमेरिका के कहने पर रूस के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जानकारी इकट्ठा की थी। आपको बता दें कि वे मॉस्को में रहकर यूक्रेन जंग और रूस की प्राइवेट मिलिट्री वैगनर ग्रुप को कवर कर रहे थे। उनकी आखिरी रिपोर्ट जंग की वजह से तबाह हो रही रूस की अर्थव्यवस्था पर थी। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।